गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो मैरिज के ऊपर है। अब मैरिज को समझने के लिए क्या है वो अपन समझते हैं इसको बड़े ध्यान से। सब अपने आप को म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा। वो थोड़ा दिक्कत रहता है। एक मिनट मैं कर लेता हूँ म्यूट टू ऑल, बाद में ऑन कर लेंगे। अब ये देखिए क्या होता है कि हम लोग मैरिज का ना, ज्यादातर लोग कहते हैं जी हमारी बेटी या बेटे की शादी कब होगी। सिंपल है, हाँ करनी तो सभी को शादी है। सबसे पहले शादी की कोई रेमेडी देने से पहले, कुछ बोलने से पहले कुंडली चेक करिए, क्या कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस है। नंबर एक, सबसे पहला पॉइंट, कि कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस नहीं है। खाम खाम में एनर्जी वेस्ट ना करें। जैसे मंगल, केतु और शनि, ये युति है कहीं पे भी कुंडली में, इसको बोलते हैं सन्यास योग है, शादी ना होने का योग है। मान लीजिए मंगल केतु अपन लगन में बिठा देते हैं, ठीक है, और शनि को फोर्थ हाउस में रख देते हैं, तो एस्पेक्ट आ गया ना। या शनि सामने आ जाए, एस्पेक्ट आ गया, शादी का योग नहीं है। दूसरा दूसरा क्या है कि शनि, दूसरा है शनि और केतु, ये दोनों मिलके सेवंथ हाउस को देख ले। जय सिया राम। शादी पे गलती से हो गई तो बहुत कष्टदायी शादी होगी, एक्सट्रीमली कष्टदायी। दूसरा पॉइंट आता है, एक तो शादी ना होने का, दूसरा आता है डिले ऑफ मैरिज। डिले डिले के कारक ग्रह एक ही है, शनि भगवान, ये डिले कराते हैं। तीसरा पॉइंट आता है मांगलिक योग, जो शादी डिले होने का कारक है, मंगल से है जो। अगर डिले योग है तो शादी टाइम पे नहीं होगी। खाम खाम उपाय करके अपनी मनी और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, दशा आने पर ही शादी होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताता हूं कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। शनि जो होते हैं भगवान, वो कहते हैं मैं 2.5 साल में तेरी शादी कर दूंगा। इसको डबल ट्रांजिट कहते हैं। बृहस्पति जो है वो ये कह देते हैं मैं तेरी 1 साल में शादी कर दूंगा। सूर्य कहते हैं मैं तेरी 1 महीने में कहानी सेट कर दूंगा, 1 मंथ। और चंद्रदेव कहते हैं मैं तेरा 2.5 दिन में काम कर दूंगा। भैया ये होगा कैसे? वो ऐसे होगा, शनि गोचर का यहाँ आया, सेवंथ हाउस को देख लिया, बृहस्पति यहाँ आया, सेवंथ हाउस देख लिया। क्लियर है? सूर्य लगन में आया, सेवंथ हाउस को देख लिया। अब चंद्रमा चाहे सेवंथ में आ जाए चाहे सूर्य के साथ आ जाए, हो गई शादी। एक सबसे सिंपल वे है। टेक्निक बहुत सारी हैं जो शेयर की जाएंगी क्लास के अंदर। एक सिंपल सी टेक्निक बताई है मैंने। किसी का भी जन्म, मरण, नौकरी, यश, अपयश बिना बृहस्पति और शनि के हो ही नहीं सकता। शनि मीन्स एज पर द नाड़ी इज अ शिव कृपा, जुपिटर इज अ ब्लेसिंग। बगैर इन दो के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इस जन्म में। अब आपको कुछ योग बताते हैं शादी के। किसी का कोई भी सेवंथ लॉर्ड हो सकता है, कोई भी प्लेनेट होगा। इफ सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना, रिश्ता खुद ब खुद चल के आएगा। आपको रिश्ता ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड आपके लगन में आ गया, रिश्ता तो खुद ब खुद चल के आएगा। अपन काहे को एफर्ट्स कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। एक मिनट मैं पहले मिटा दूं ना, D1 चार्ट लिख दूं। जो भी मैं बता रहा हूं अभी D1 चार्ट से ही बता रहा हूं मैं। अब ये 9th लॉर्ड है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है। मैं लिख नहीं रहा हूं प्लेनेट, सो दैट कंफ्यूज ना होइए। मैं 9th हाउस का 9th हाउस लिख रहा हूं यहाँ पे, सो दैट आपको समझने में इजी हो। 9th लॉर्ड सिटिंग इन द 7th हाउस और 9th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना,
या तो नाइन्थ का भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए या सप्तम में बैठ जाए। मेरे पास कोई आता है ना, सर मेरी ना जॉब में दिक्कत आ रही है, मेरी बिजनेस में दिक्कत आती है, दिक्कत आ रही है, मैं कहता हूं शादी कर यार, तेरा शादी के बाद ही भाग्य चमकेगा। ये भाग्य का मालिक है ना, 7th हाउस में बैठ गया, तो जब तू शादी करेगा तभी तेरा भाग्य चमकेगा ना। 9th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठ गया, सप्तम से सप्तम हुआ ना, ऐसे भी देखते हैं ना, कि ऐसे देखना है कि भाग्य का स्वामी लगन में बैठ गया, पर वो सप्तम से सप्तम में बैठ करके सप्तम को देख गया। जब तुम शादी करोगे तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, सिंपल, कहीं बुद्धि नहीं लगानी। अब होता क्या है कि हम लोग मैच मेकिंग भी करते हैं काफी सारे। मैं बीच बीच में, क्योंकि मेरा कोई सिस्टम है नहीं, मेरे तो माइंड में जो आता मैं बोलता चला जाता हूं, ठीक है। अब जैसे राहु और शुक्र है, हमेशा कोशिश करें इंटरकास्ट मैरिज करें, अगर आप अपनी शादी को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। अगर आप अपनी मैरिज को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करें। अपने ही कुल में, अपने ही गोत्रों में शादी करेंगे तो दिक्कत आएगी। सेकेंडली, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अभी मेरा नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक यानी 15 दिन बाद नाड़ी का कोर्स आएगा। भाई ये शुक्र जो होता है पत्नी होता है, राहु को बोलते हैं डिजायर। पहले से माइंड बना के रखो, जो आपकी पत्नी आएगी वो आपको कहेगी मेरे को एक कार ले दो, मेरे को एक सेट ले दो, मेरे को फलाना ले दो, ढिमकाना ले दो। भैया उसकी इच्छाएं हैं, वो आपको पूरी करनी होंगी। अगर केतु के साथ शुक्र आ गया, इसका क्या अर्थ है जी? ये शादी का सत्यानाश है। यानी आपको पूर्व जन्म की ऐसी पत्नी मिली जो अपना उधार लेने आई थी वापस। पूर्व जन्म की ऐसी पत्नी मिली जो उधार लेने आई थी आपसे। जब तक चल रही है चल रही है, ब्रेक तो निश्चित होगा, वो अलग चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं कि 36 गुण मिलाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा नक्षत्र पर नहीं देखते। जैसे ये नक्षत्र है पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ होता है रिपीट। पुनर्वसु है ना, दोबारा, रिपीट। चाहे लड़की हो या लड़का, इफ दे आर बोर्न इन पुनर्वसु नक्षत्र ना, तो शादी दोबारा होने के चांस भी हो सकते हैं। सो टेक इट इन माइंड, आपको दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि क्या ये दिक्कत तो नहीं आ सकती दोबारा। फिर आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं। देखो 7th लॉर्ड छठे में बैठा है, 6th हाउस में। छठा घर कोर्ट कचहरी का भी होता है, और 7th लॉर्ड से ये 12th हाउस है। शादी नहीं चलेगी। बहुत बढ़िया टेक्निक दे रहा हूं। मान लो चाहे मेल है या फीमेल है, वो शादी उसी से करे, उसकी भी कुंडली में 7th लॉर्ड 6 में हो, शादी नहीं टूटेगी, ये पक्का। कारण मैथ का फार्मूला लग गया, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। सिंपल सी थ्योरी है। अगर उसने उससे शादी नहीं की तो शादी गई, शादी उसी से करे। अगर ये मेल का चार्ट है तो फीमेल भी ऐसी ढूंढे जिसका 7th लॉर्ड 6 हाउस में है, तब तो शादी अच्छी चल जाएगी। पर दिक्कत थोड़ी सी आएगी, क्योंकि योग दिए हैं ना भगवान ने आपको। फिर एक और चीज बताते हैं आपको D1 में, मंगल 7th हाउस में और 8वें घर में मंगल, ये शुभत्व नहीं देता शादी में। और मंगल का गुण धर्म है, बिना दंगल के मंगल महाराज मानते नहीं, बिना दंगल के मंगल मानते नहीं। और ये 2nd हाउस को यहां से मंगल देख रहे हैं। अगर ये किसी लड़की की कुंडली में है, ठीक है, लड़की की कुंडली में है, 2nd हाउस उसका मांगल्य स्थान होता है, सुहाग होता है, वो गड़बड़ कर देगा मंगल। लड़की की कुंडली में तो मैं यहाँ पे भी मंगल को ठीक नहीं मानता, क्योंकि फिर यहाँ पर 8th हाउस को देखेगा, ये शुभत्व प्रदान नहीं करता।
चलिए आगे छोटी सी बात बता देते हैं और आपको क्या अच्छे अच्छे से हैं। अब एक अच्छी टेक्निक बताता हूं। हम क्या करते हैं कि शादी करने का ही सोचते रहते हैं, लेकिन 36 गुण के बाहर नहीं देखते। सपोज सेवंथ लॉर्ड इन ए ड्यूल साइन। ड्यूल साइन क्या होता है? 3 6 9 12। ड्यूल साइन कौन से होते हैं? 3 6 9 12, यही ड्यूल साइन होते हैं ना जी। अगर सेवंथ लॉर्ड ड्यूल साइन में बैठा है, नंबर 1, ठीक है, 1 2 और 3 4 5 और 6, और सेवंथ लॉर्ड तो बैठ गया ड्यूल में, और कारक कौन है? शुक्र, विवाह का। विवाह का कारक शुक्र भी जो है ड्यूल साइन में बैठ गया। आपका माथा वहीं ठनक जाना चाहिए। ड्यूल का अर्थ होता है 2। आप इसे D9 में भी चेक कर लें, कहीं वहां पे भी ड्यूल साइन में है तो पक्का मान लो दोबारा बैंड बाजा बजेगा ही बजेगा। यू हैव टू गो फॉर री मैरिज अगेन, क्योंकि ड्यूल में चले गए ना। ड्यूल साइन में नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बारीकी नहीं देखते। सेकेंडली मैं एक और बात बताता हूं। हम लोग मैच मेकिंग तो देखते हैं, लेकिन बारीक चीजें नहीं देखते। सपोज सूर्य जो है वो 17 डिग्री का था, 17 डिग्री का, और शुक्र जो है से 15 डिग्री का है। ये मेल के चार्ट में है। भाई क्यों कर रहे हो ऐसे लड़के से शादी अपनी बेटी की? इसके पास पंप्स ही नहीं है। शुक्र डीप कंबस्ट है, पूर्ण अस्त है ये सूर्य के साथ आके, 2 डिग्री का फर्क है। इट इज इन अ डीप कंबस्ट, इट डजंट हैव अ स्पर्म, और देयर इज अ डेफिशिएंसी इन स्पर्म। पहले शादी करो, फिर औलाद के लिए उपाय करते रहो, खाम खा की टेंशन। समझ रहे हैं? छोटी छोटी बारीकियां हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है कि जो अभी बार बार मैं बोल रहा हूं 36 गुण मिलाते हैं ना हम लोग, क्या होता है उसके अंदर एक भुकुट दोष होता है जिसके 7 पॉइंट होता है, एक नाड़ी होता है जिसके 8 पॉइंट होते हैं। भुकुट का अर्थ होता है लेन देन, जो कि मून से देखा जाता है, चंद्रमा से। ये बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ये 2 पॉइंट मैं बहुत अच्छे से कराता हूं, ये इस कोर्स की जान है। ये नाड़ी सॉफ्टवेयर के अंदर सारे दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? सपोज कोई मेल जो है वो रोहिणी में है, मेल जो है रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है, चंद्रमा उसका रोहिणी में है। फीमेल जो है वो आपका भी रोहिणी नक्षत्र में है। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में दोनों के सेम नक्षत्र हो गए तो सॉफ्टवेयर यहाँ आपको 0 अंक देगा, यहाँ 0 अंक दे देगा सॉफ्टवेयर। लेकिन मैं मैनुअल कराता हूँ, हार्डली 5 सेकंड्स लगते हैं मैनुअली। मैं टेक्निक हैंड ओवर कर दूंगा। सेम नक्षत्र में पैदा है, नाड़ी दोष में तो लिखा हुआ मिलेगा सॉफ्टवेयर में, संतान की दिक्कत, संतान को कोई प्रॉब्लम, रिटार्डेड चाइल्ड यू विल गेट, ऐसा बहुत सारा व्याख्यान और ज्ञान लिखा होगा। ऐसा नहीं है। मेरी क्लास में एक रेखा जी थे, उन्होंने कंफर्म किया था मेरे कोर्स में, बॉम्बे से थी वो, कि सर हाँ मेरे एक रिलेटिव की शादी हुई है, दोनों का जन्म नक्षत्र सेम है और फर्स्ट क्लास शादी है, बच्चे भी ठीक ठाक है। लेकिन सॉफ्टवेयर में डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, 8 पॉइंट्स कम हो गए, वो तो 0 दिखाएगा। लेकिन यहाँ हमें तो 8 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं अब आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ। 3 11, कोई माइंड ना करे, मैं सूक्ष्म ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ। शादी में क्या होता है, मार्स होता है मेल के लिए, ये डिमांड में आता है, जो डिमांड करता है फीमेल से, और वीनस जो होता है ये फीमेल होती है। क्लियर? ये सप्लाई कह लो। मेल को डिजायर हुई तो वो
वीनस के पास जाएगा, यानी अपनी वाइफ के पास जाएगा। अगर इनका 3-11 का संबंध है तो शादी बहुत अच्छी चलेगी। अगर नहीं है, भैया गई लाइन एक्स्ट्रा मैरिटल में, अब लाइन चली गई एक्स्ट्रा मैरिटल। फिर मैं अपने कोर्स के अंदर जैसे ये बताता हूँ, शुगर का भी सिस्टम समझाता हूँ कोर्स के अंदर। अगर किसी फैमिली को जेनेटिक शुगर है, ना वहां से लड़का ले ना लड़की ले, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं इसे। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है वहां पर, बड़ी दिक्कत आएगी। वहां नहीं लेना है, वहां से कन्या नहीं लेनी है। फिर क्या होता है, एक चंद्रमा का रिलेशन देखना है, जिसे मैंने अभी अभी आपको समझाया था। गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है, लेन देन जो होता है वो चंद्रमा होता है। और सूर्य क्या होता है, सूर्य से मेल और फीमेल में आत्मा का संबंध देखना होता है। आत्मा का संबंध कैसे, मतलब जी, पत्नी यहाँ बैठी है अपनी स्टेट में, बेंगलोर में बैठी है, पतिदेव चेन्नई गए हुए हैं, तो उनको कुछ वहां कष्ट हुआ तो वाइफ को महसूस हो जाएगा, या हस्बैंड को वाइफ के प्रति कोई कष्ट हुआ तो वो महसूस हो जाएगा। वो सोल जो है वो रिलेशन होता है। सोल रिलेशन नंबर 1 पे मैं कहता हूं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर द मैरिज। अगर ये नहीं है तो सोल रिलेशन दिक्कत आ जाएगी। अब लोग शादी करते हैं तो शादी करते हुए हम ये कभी ध्यान नहीं देते, ज्यादातर चंद्रमा 4 और 8वें भाव में आपके जो नेटल चंद्रमा है ना जन्म का, जैसे मान लो किसी का चंद्रमा जन्म का यहाँ बैठा है और वृष राशि का है 3, 4, 5, तो जहां चंद्रमा बैठा है वहां से 4th चंद्रमा शादी वाले दिन नहीं होना चाहिए, और चंद्रमा शादी वाले दिन 9th हाउस में यानी उससे 8वें भाव में नहीं होना चाहिए। आप में से यहाँ देख लीजिए जिसकी भी डोली शनिवार को आई है ना, बस शनि महाराज जी को आप घर पर लेकर आए, समझो डोली कभी भी सैटरडे को नहीं आनी चाहिए। फिर लोग क्या करते हैं कि फेरों का टाइम रात्रि मान लो 2:05 पर AM पर फिक्स हुआ, आप खाना खा रहे हैं, नाच भंगड़ा चल रहा है, दारू चल रही है, क्या क्या चल रहा है भगवान जाने, आपने वो टाइम निकाल दिया, मुहूर्त निकाल दिया। अब वो जिस मुहूर्त में शादी हुई है, लोगों को ये पता होना चाहिए, जब आपने माता के गर्भ से जन्म लिया वो आपका पहला जन्म था। जब आप फेरों पर बैठते हैं तब आपका लक दूसरी बार चमकने वाला होता है। इस मुहूर्त को बेकार मत करिए। इस जन्म का दूसरा जन्म है, क्या है, इस जन्म का दूसरा जन्म है। अगर शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में, स्थिर लगन में, योग कारक ग्रहों के लगन में, राजयोग कारक ग्रहों के लगन में आप शादी करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस तेजी से मिलेगी आपको, एज कंपैरेटिवली द अदर योगास। ये चीज होती है। फिर क्या होता है, मैं एक बात बता देता हूं, किसी भी लड़का या लड़की के 7th हाउस में गुरु है, भैया शादी से बच जाओ, ऐसे लोगों से मत करो, क्योंकि घर में सब अपनी डफली अपना राग अपना रहे हैं, कोई किसी की सुनता तो है नहीं है। ये दिक्कत आती है वहां पे, मैं रिकमेंड नहीं करता। फिर क्या है, कुंडली में सूर्य और शनि, या तो ये साथ बैठे हों, या मान लीजिए सूर्य यहां है और शनि यहां है। लाल किताब कहती है आपको विवाह, इस शुक्र कमजोर हो जाता है, शुक्र खराब हो गया, जैसे ही मैरिज आगे आगे चलती जाएगी आपको स्त्री का सुख कम मिलेगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं है फेरे होते ही दूसरे दिन स्त्री का सुख नहीं मिलेगा, जैसे ही शादी की उम्र बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ इयर्स बढ़ते चले जाएंगे, आपको स्त्री का सुख कम प्राप्त होगा। 12th हाउस एंड 8th हाउस यूर बेडरूम, इसको लोग देखते ही नहीं है, ये भी बेडरूम है।
अगर इनमें पापी ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है तो भैया तुमको बेडरूम सूख ही नहीं है, खाम खाम में शादी लिख करके पंगा ले क्यों रहे हो? एंजॉय योरसेल्फ, कुछ समाज के लिए करो, देश के लिए करो यार। शादी करके क्यों अपने दिमाग का दही कर रहे हो? अब मैं बताता हूं, और शादी में जो देरी होती है वो तो शनि होता है। केतु जो होता है ना, उसका काम है ऑब्स्टैकल क्रिएट करना, तोड़ना शादी को। केतु का तो धर्म ही यही है, तोड़ना। मैं एस्ट्रो वास्तु में लोगों को बोलता हूँ, यार तुम्हारे गमले टूटे हुए हैं, क्या क्या टूटा हुआ है घर पे सामान बताओ, क्योंकि केतु का तो काम है तोड़ देना। तो ये ध्यान रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा सूत्र देता हूं, आप कल से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 चीजें देखनी होती है मेनली। 7th हाउस, 7th लॉर्ड एंड कारक। कारका देखना होता है। अगर ये तीनों अफ्लिक्शन में है, भाई साहब, शादी कराना ये समझो आप अपने आप जो पूर्व जन्म के पाप है ना, उसकी सजा भुगतनी है आपने। इफ थ्रीज आर अफ्लिक्टेड, तीनों को तीनों पाप प्रभाव में चले गए, शादी तो गई। 7th हाउस, 7th लॉर्ड एंड द कारका। कारक कौन होते हैं? बृहस्पति शुक्र। कारक कौन होते हैं? बृहस्पति और शुक्र होते हैं, सिंपल। कारक भी अफ्लिक्ट है तो गई शादी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें टाइमली शादी होगी या नहीं होगी, सिर्फ D9 में देखिए। लग्नेश जो है D9 का, हियर आई हैव रिटन D9, लग्नेश केंद्र में है। ये केंद्र है 1 4 7 10, शादी टाइमली हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेनी भाई। फिर मैं बताता हूं लोगों को कि D1 में तो सारे ग्रह ठीक थे। बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लास में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को देना चाहूंगा कि D1 में 7th हाउस ओके, 7th लॉर्ड ओके, बट D9 के अंदर वो अफ्लिक्शन में आ गया। व्हाट डज दैट मीन? मैलेफिक अफ्लिक्शन चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि शादी की शुरुआत अच्छी होगी, बाद में दोनों एक के पास डंडा, एक के पास बेलन है। If D1 is okay, D9 having a malefic affliction, later on in the marriage, you have to face a lot of trouble, a problem. अगर इसको वाइस वर्सा कर दें, यहां अफ्लिक्शन में है और यहां D9 में ओके है, इसका अर्थ होता है शादी की शुरुआत झंझट से होगी, बाद में अटूट प्रेम बंधन बनेगा। सिंपल, उल्टा कर दिया ना हमने। इस तरह से पढ़ते हैं। फिर आगे बताते हैं आपको। रीमैरिज का एक और सूत्र देता हूं। कारक कौन होता है? वीनस होता है शादी का। चर राशि में वीनस हो, चर राशि का अर्थ होता है, इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगा, मूवेबल साइन। मूव एबल साइन, जैसे ही मूव करेगा। वीनस का मूवेबल साइन में खतरा बना हुआ है, और कब खतरा बना हुआ है? जब ये पाप प्रभाव में होगा। अब ये रीमैरिज का योग बन गया। ठीक है। फीमेल के लिए क्या है? फीमेल के लिए ये है, शनि और चंद्रमा 7th हाउस में है, रीमैरिज है। कारण, एज पर द नाड़ी, मून इज चेंज, मून इज चेंज। शनि अगर आपका वीनस को देख ले, बृहस्पति को देख ले, या मंगल को देख ले, क्योंकि वैदिक के अंदर जो होता है ना, जुपिटर इज द कारका ऑफ मैरिज, बट इन नाड़ी देर इज अ मार्स हु इज कारका फॉर द मेल। इन वैदिक
जुपिटर मेल का कारक हम लेते हैं, मार्स जो है वो पति का होता है, और वीनस जो होता है वो आपका जो होता है स्त्री के लिए होता है, फीमेल के लिए। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? अगर शनि भगवान ने किसी एक को देख लिया शादी देरी से, बात ही खत्म ना। क्यों बुद्धि लगा रहे हो जी, शादी नहीं हो रही? नहीं भाई, होएगी नहीं ना। और ज्यादा डिले कब हो जाएगी? जब ये कॉम्बिनेशन D1 और D9 में भी आ जाए। सेम यहाँ पे भी एफ्लिक्शन में है और D9 में भी एफ्लिक्शन में है, तो और देर से होगी शादी। बात क्लियर हुई आपको या नहीं? कहीं पे भी डाउट होगा मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा। इवन यू कैन रेज अ हैंड और डायरेक्टली कैन आस्क द क्वेश्चन, सो विल गो एट देयर आफ्टर। अच्छा, लव मैरिज क्या होता है? लव मैरिज जो होता है ना, वो राहु सबसे पहला योगदान देता है। कारण क्या है ना, राहु को सीक्रेट कहा गया, केतु और बुध लव अफेयर देता है। केतु और बुध लव अफेयर देता है। If this combination is aspected by the Jupiter, then it will convert into marriage. If this combination either aspected by the Venus, this will also convert into marriage. If this combination is aspected by Moon, then as per the Nadi we can say there is a blemish in the love affair. आपको सोसाइटी में मान सम्मान खोना पड़ सकता है। अब ये देखिए, लग्ना लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड कंजक्शन, लव मैरिज। एक बड़ा अच्छा सूत्र बताता हूं। जैसे हाँ, मंगल की उच्च की राशि कौन सी है? मकर, 10 नंबर की। इसमें राहु बैठा है। ठीक है, लव मैरिज अच्छे से क्लास में करा दूंगा। तो बड़ी अच्छी टेक्निक है, बड़ा इजी है। ठीक है, ये कैसे है मान लीजिए, एक सेकंड रुकिए, चलो मैं बता ही देता हूं। यहां पर मान लीजिए आपका मेष राशि आ गई, तो 12 यहां आएगा और 11 यहां आएगा, 10 यहां आएगा और धनु लगन बनेगा। तो धनु लगन में पंचम भाव का स्वामी, कोई भी लगन हो, यहां मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी लगन हो, उसके पंचम भाव का स्वामी की जो उच्च की राशि होती है उसमें राहु बैठे, द पर्सन विल गो फॉर लव मैरिज। ये एक डीप चीज है, सिंपल है। पर हम तो सिर्फ लग्नेश पंचमेश, लग्नेश सप्तमेश, लग्नेश पंचमेश, भाग्येश, ये सारे कॉम्बिनेशन लव मैरिज के हैं। बट अदर देन ऑफ दैट, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट योगा विच टेल अस दैट वी विल गो फॉर लव मैरिज। वो कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार हुआ, वो ये है, इसको बोलते हैं पहली नजर का प्यार। मंगल शुक्र एक दूसरे को देखें, म्यूचुअल एस्पेक्ट चाहिए अपने को। जैसे मंगल यहाँ है तो शुक्र सामने होना चाहिए, तभी म्यूचुअल एस्पेक्ट आएगा, क्योंकि मंगल की तो 3 दृष्टियां होती हैं, शुक्र की तो एक होगी ना दृष्टि, या इकट्ठे बैठे हो कहीं पे भी। इसको कहते हैं पहली नजर का प्यार। ठीक है, अब एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूं। ये 7th हाउस है, अभी मैंने बताया था। मान लो मैंने राहु यहां बिठा दिया, सूर्य यहां बिठा दिया, तो 7th हाउस पापकत्री योग में आ गया। हो गई गड़बड़। अब मैं 3-4 टेक्निक बता देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। शुक्र इज द कारका ऑफ मैरिज, मंगल बिठा दिया और केतु बिठा दिया, वो हट गया। ये कॉम्बिनेशन इज द कारका इज एन पापकत्री योग, गई मैरिज। नाउ 7th लॉर्ड का कोई तो स्वामी बनेगा, मान लो जुपिटर बन गया, बृहस्पति बन गया, दैट इज सिटिंग इन द 10th हाउस। क्लियर? इन द नेक्स्ट हाउस देयर इज अ केतु, देयर इज अ सैटर्न।
मान लो मिथुन लगन करा हमने तो 12 आया ना यहाँ पे, 7th lord sitting in the 10th house, that is a very good, but unfortunately it comes in the पाप गत्री योगा, गई मैरिज। ये छोटी सी चीजें हम देखते नहीं है कुंडली से, बुद्धि हमारी केवल 36 में से 32 गुण मिलाने की है। अरे भैया उससे आगे भी देख लो यार। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए कोई 15-20 साल पहले कोई आए थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि जी बेटी की शादी करनी है। मैंने कहा लड़का गऊ है जी, गारंटी ले रहा हूं मैं। तो वो करोल बाग में भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो इवन ही सेड दैट गाय इज वेरी गुड, परंतु मैंने उसे कह दिया था आपकी बेटी की झोली नहीं भर सकता। कारण मैंने कुंडली में ये योग देख लिया कि सूर्य 12 डिग्री का है और शुक्र भी बाई चांस 12 डिग्री का था। तो मैंने कहा आपकी बेटी की झोली नहीं भर सकता, बिकॉज वीनस एंड सन आर बोथ ऑन द सेम डिग्री। तो खत्म हो गया, शुक्र तो खत्म हो चुका है, औलाद कैसे आ जाएगी? हम लोग इस तरह नहीं देखते। फिर क्या होता है, आजकल लिव इन रिलेशनशिप भी देखना होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखना होता है, लव अफेयर भी देखना, इंटरकास्ट भी देखना। मैंने इतने सारे पॉइंट बोले, लव मैरिज, इंटरकास्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सीक्रेट लव अफेयर, वो यही दो प्लेनेट करते हैं, बशर्ते इनकी पोजीशन कहां पर है। यही है दो प्लेनेट। एक्स्ट्रा मैरिटल भी यही देंगे, लव अफेयर भी यही देंगे, इंटरकास्ट मैरिज भी यही देंगे, लिव इन रिलेशनशिप भी यही देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देयर प्लेसमेंट इन द चार्ट। ये चीज है, हमें इन चीजों को समझना है। एक्स्ट्रा मैरिटल में तो गुरु महाराज भी कम थोड़ी हैं। वो तो मैंने अपना नमांशा के कोर्स के अंदर सिखाता हूं कि गुरु महाराज कितनी कृपा कर रहे हैं तुम पे एक्स्ट्रा मैरिटल की। अगर गुरु बुध के साथ है, हो गया गड़बड़। सूर्य राहु के साथ है, वो भी गड़बड़ है। सूर्य आत्मा है ना, राहु ग्रहण है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे हो। और ये दोनों योग तभी ज्यादा एक्टिवेट होंगे व्हेन दे आर बोथ इन द 7th हाउस, 7th हाउस में हो। ठीक है, और दूसरा यहां नहीं है तो 11th हाउस में हो। कोई अपना घर ना खराब करे, योग देख करके अपनी वाइफ का चार्ट देख ले, फलाना ढिमकाना, अपने गृहस्थी जो चल रही है फर्स्ट क्लास चलाइए, खाम खा सत्यानाश नहीं करिए। 11th में शुक्र वाले को तो मैं कहता हूँ दूर हो, ऐसे इंसान से दूर रहिए, खास तौर से मेल हो या फीमेल हो, दूर हो जाओ। मीनिंग समझा दूंगा क्लास में। शुभ ग्रह है, 11th हाउस में बैठे। एज पर द काल पुरुष कुंडली, इट इज सिटिंग इन द कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन ऑफ द सैटर्न, बट गिव्स यू वेरी प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं जी शादी कब होगी। एक तो मैंने ट्रांजिट का एक सिंपल सा फार्मूला बताया था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। जैसे मान लीजिए शुक्र ये है, क्लियर है? जिनको नाड़ी आती है वो समझ जाते हैं, जिनको नहीं आती, वैदिक वैदिक आता है तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। अब वो क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं जी गुरु ने शुक्र को देख लिया, आपकी शादी हो जाएगी। नहीं, नाड़ी से शुक्र गुरु को देखे ट्रांजिट के, ये ट्रांजिट का गुरु है। नाड़ी से शुक्र जो है नेटल का शुक्र यानी जन्म कुंडली का शुक्र, गोचर के बृहस्पति को देखे तब विवाह होगा लड़के का। इसी तरह मंगल है, वो लड़की के लिए पति। जब नेटल का मंगल गुरु को देखेगा तब होगा विवाह। ऐसे कैसे विवाह हो जाएगा ट्रांजिट के अंदर? कंफर्म होगा, 1 साल में होगा। रिटर्न में लो मेरे से यार, क्या बात कर दी, बशर्ते कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए। बात क्लियर हो गया? अब और सारी टेक्निक बताता हूं, छोटी छोटी सी हैं। एक सेकंड को मैं ना एक वो काम करता हूँ, वो ना 2 कुंडली लेने का प्रयास करता हूँ, सो दैट आपको ना अच्छे से मैं बता सकूं। आ गया।
हाँ, ये देखो, मान लो मेरा ये D1 है, ये मेरा D9 है, ठीक है, दो हुए। अब हमें देखना क्या होता है कि जो D9 का 7th हाउस है, इसको जो ग्रह, पावरफुल ग्रह, मान लो 3 ग्रह देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? 7th हाउस को, D9 के। इन 3 ग्रह में से जो पावरफुल होगा, उसी ग्रह की अंतरदशा में शादी होगी, या प्रत्यंतर दशा में, और नहीं ग्रह करा सकता। कारण D9 इज द आत्मा ऑफ लग्न कुंडली, D1 की आत्मा है। और मैंने ये बताया, D9 का लग्न लॉर्ड सिटिंग इन द क्वाड्रेंट, इट मींस यू विल गेट मैरिड इन टाइमली। तो ये चीज है। फिर एक और बताता हूं, यहां का लगन मान लीजिए बुध हो गया, यहां का लगन मान लीजिए शुक्र हो गया, शुक्र बनाने 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया। अब ये लगन कुंडली में शुक्र यहां बैठा है, आपको लगे ये तो बड़ा अच्छा योग है, दोनों लगन के स्वामी लगन में बैठे। भैया, द पर्सन इज बोर्न फॉर द सोशल वर्क, शादी के लिए जन्म नहीं हुआ। ऐसे लड़के शादी कर मत देना, बेटी सारा दिन दिमाग का दही कर देगी माँ का, किससे शादी करा दी, पति तो आता ही नहीं है घर में, समाज सेवा में लगा पड़ा है। डोंट गो फॉर मैरिज सच ए पर्सन। ये चीजें होती हैं अच्छे से। अब देखते हैं, अब 7th, अरे भैया तू तो ठीक चल, 7th हाउस का कोई ग्रह तो होगा, जो भी ग्रह होगा वो किसी नक्षत्र में बैठा होगा। ठीक है, 7th हाउस का ग्रह मान लीजिए, हमने कहा बृहस्पति है, वो मान लीजिए आपका राहु के नक्षत्र में बिठा लो, क्या दिक्कत आ रही है, राहु के नक्षत्र में बैठ गया। अब कुंडली में जो भी ग्रह राहु के नक्षत्र में होगा, वो विवाह कराने की क्षमता रखता है। आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लें केपी एस्ट्रोलॉजी है, सब सब लॉर्ड आ गया ना, केपी कह लो, सब सब लॉर्ड वाली बात चल जाएगी, उससे उसके नक्षत्र में आ जाए। बात क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है, कहीं बुद्धि नहीं लगानी, इजी वे में मैंने पढ़ाना है, उंगली पकड़ के पढ़ाना है, ऐसे नहीं पढ़ाना कि धक्के मारते रहो और समझ कुछ ना आए। फिर आपको बताते हैं, ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव क्या होता है? देखो मैं समझाता हूं, फाउंडेशन कोर्स है कल मेरा। लगन यानी मैंने जन्म लिया, सेकेंड हाउस इज ए फैमिली, मैंने किसी परिवार में जन्म लिया, ठीक, मैंने किसी परिवार में जन्म लिया। अब मैं बड़ा हो गया हूं, जवान हो गया हूं, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करना चाहते हैं, तो जब मेरी शादी होगी तो क्या बनेगा? मेरी फैमिली। जब मैं शादी करूंगा तो मेरा क्या बनेगा? अब मेरी फैमिली बनेगी। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड की दशा में विवाह होगा। समझ आया? जब जन्म लिया तो आप किसी फैमिली में थे, अपने मम्मी पापा के पास, सिटिंग इन देयर लैप्स, उनकी गोद में थे। अब आप जवान हो गए हैं, अब आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, तो सेकंड हाउस इज योर फैमिली ना। सो यू वांट टू मेक ए फैमिली ना, सिंगल टू मिंगल क्या बोलते हैं वो। तो ये चीज होती है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना ये बड़ा होता है जी, बेफिजूल के क्वेश्चन में मानता हूं इनको, कि जी मेरी वाइफ किस डायरेक्शन से आएगी, मेरे पति किस डायरेक्शन से आएंगे। भैया तूने उसका अचार डालना है, तेरी निभेगी नहीं निभेगी उस पर फोकस करना। हद है यार। अब मैं मान लो एक एग्जांपल भी दे देता हूं, बट मैंने देखा कई जगह वर्क करता है, कई जगह नहीं करता। आप ये देखिए, 7th लॉर्ड को देखिए, वो किस राशि में बैठा है, और मेल का चार्ट है, सपोज मेल का चार्ट है, तो 7th लॉर्ड मान लीजिए उसके शनि बन गए, फॉर द टाइम बिंग शनि बन गए। अब शनि मान लो मेष राशि में नीच के हैं,
सिटिंग इन द 12th हाउस, तो मेष राशि की दिशा क्या हुई? पूर्व दिशा हुई। ठीक है, एक तो हुआ ये। दूसरा क्या है, मेल के लिए कारक है वीनस। वीनस लगन में बैठा है शुक्र, तो शनि की तुलना में शुक्र मजबूत बैठा है। तो शुक्र की जो दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, ये साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो वीनस जहां तक हिंट देता है वो ये कह रहा है कि दक्षिण दिशा से आपको पत्नी प्राप्त होगी। बट कितना वर्क करता है अपने को लेना देना नहीं है, बट आई टीच यू, समटाइम इट फेल्स, समटाइम इट वर्क्स। 100% नहीं है भैया। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है, मंगल और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं किसी भी हाउस में। ज्यादातर मैंने क्या देखा है कि शादी जो होती है वो इंटरस्टेट देखने को मिली है। हो सकता है कुछ जगह ये भी टेक्निक फेल होती हो, पर मेरे को ये टेक्निक 100 में से 80% वर्क करती हुई मिली है। 20% तो हर एक चीज का अपवाद होता है ना। यानी पति पत्नी, मान लीजिए पत्नी जो है वो उत्तर प्रदेश की है और पति देव मध्य प्रदेश के, इंटरस्टेट मैरिज को समटाइम इट डिफाइंस। ठीक है, हर एक चीज 100% नहीं होती। काल देश परिस्थिति के अनुसार जो है चीजें बदल जाया करती हैं, उन पर हमें फोकस करना होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आयु का डिफरेंस क्या होगा? मान लो किसी के 7th हाउस में शनि बैठा है, या मान लो उच्च का शनि तुला राशि का, नहीं यहाँ होगा तुला राशि का, तभी देखेगा ना। 7th हाउस को देख रहे हैं, मेल है तो उसको पत्नी बड़ी उम्र की मिलेगी, पत्नी है तो पति उसको बड़ी उम्र का मिलेगा। मैंने, मेरे एक कोई क्लाइंट थे, उनका बेटा ही सेटल डाउन इन इंग्लैंड, तो उसकी कुंडली में 4th हाउस का एक कॉम्बिनेशन था। तो मैंने बोला लड़की बड़ी है, मेरे हिसाब से तो 5 साल से बड़ी होनी चाहिए। आपका बेटा जिस लड़की से शादी कर रहा है कम से कम 5 से बड़ी होनी चाहिए। शी सेड शी इज 8 ईयर एल्डर टू हर। 8 साल बड़ी है। अगर जुपिटर वगैरह है तो सेम एज आ जाती है, पति पत्नी की ऑलमोस्ट सेम एज आ जाती है। फिर आपको एक नक्षत्र का भी बता देता हूँ। अब क्या नाम है उसका, मैं तो भूल जाता हूँ। चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा, यस। वो निखिल से उसने शादी करी है। वो लड़का छोटा है, लड़की बड़ी है ना, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, अगर आपका 7th लॉर्ड, एक सेकेंड मैं लिखूं, मेरा थोड़ा ये दिक्कत चल रहा है, मैंने मेल करी है, कुछ सॉल्व करनी नहीं कर रहा मेरा प्रॉब्लम। 7th लॉर्ड इन पूर्व भाद्र नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चला गया मेल का। आदमी जवान होगा, स्त्री की आयु ज्यादा होगी। अभी मैंने एक तो दूसरी ये नक्षत्र का बताया है। पहली वाली चीज में एक अच्छी बात बताना चाहूंगा। अगर सैटर्न का 7th हाउस, 7th लॉर्ड या कारका पर प्रभाव आ रहा है, चाहे लड़की है या लड़का है, अपने से अगर एक दिन भी बड़े से शादी करोगे तो सुखी रहेंगे। सैटर्न मींस ओल्ड। जब आप अपने से यंग से शादी करेंगे तो आप ग्रह के विपरीत चले गए, दिक्कत दे देगा ग्रह। बड़े ध्यान से फिर से सुनिए। 7th हाउस का लॉर्ड द कारका से वीनस और द मार्स और द जुपिटर, अगर ये शनि से प्रभावित हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपने से बड़ी उम्र का एक दिन का हो चाहे एज में, सुखी रहोगे। कम में थोड़ा दिक्कत आता है। फिर मैंने एक कॉम्बिनेशन था, एक और कोई सज्जन आए थे, तो मैंने कहा आपकी शादी में बनती नहीं है? बोले हाँ नहीं बनती, वाइफ से नहीं बनती। तो मैंने कहा गोरी है ना वाइफ आपकी? कहते हाँ। तो मैंने कहा तुमसे किसने कहा गोरी लेनी थी? उनको तो सांवली स्त्री जो है सेवा करने वाली मिलती। अब तुम सेवा करो, तुम्हारे भाग्य में सेवा लिख दी भगवान ने। ये चीजें वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है नहीं करती, करती हैं वो वर्क। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।
अब लोग पूछते हैं जी मेरे पति का नेचर कैसा होगा, यही पूछते हैं ना। इसमें कौन सा दिमाग लगाना है? मान लो ये D1 चार्ट है, लगना कुंडली है, यहाँ मंगल बैठा है, तो पति दंगल किए बिना मानेगा? नहीं मानेगा। कन्या है ना, फीमेल के चार्ट में मंगल आ गया। लड़कियां ज्यादा पूछती हैं मेरा पति कैसा मिलेगा जी मुझे। मान लो 7th लॉर्ड जो है वो राहु के साथ बैठ गया, 7th लॉर्ड, तो पति का नेचर सीक्रेटिव होगा ना। राहु इज ए सीक्रेटिव प्लेनेट ना, तो पति का नेचर सीक्रेटिव होगा। किस प्लेनेट के साथ 7th लॉर्ड बैठा है वो आपको देखना है, वो पति का नेचर है। दूसरा क्या देखना है कि 7th हाउस पर किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, कहीं से भी 7th हाउस पर और 7th लॉर्ड पर किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। 2 ग्रहों का या 3 ग्रहों का प्रभाव है तो पति का नेचर उन ग्रहों के अनुसार मिक्सर होगा। एक ग्रह का प्रभाव है तो स्पष्ट बोल सकते हैं, 2 ग्रहों का है तो दोनों शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो मिक्स नेचर होगा। बात क्लियर आई या नहीं हुई? अब एक और अच्छी चीज बताता हूं। अब D9 का लगना लॉर्ड होगा LL लगना लॉर्ड, ये मित्र राशि में बैठा हो, उच्च राशि में बैठा हो और पाप प्रभाव ना हो तो आपकी पत्नी गुणी सुशील आपकी सेवा करने वाली मिलेगी। यू विल प्राउड टू सी योर वाइफ। सिमिलरली फीमेल भी अपना पति ऐसा पा सकती है बशर्ते D9 का लगना लॉर्ड केंद्र में मित्र राशि में उच्च का स्वराशि का बिना मैलेफिक इफेक्ट के है तो आपको गुणी और सत्गुणी चीजें प्राप्त होंगी। क्लियर है? अब आता है हमारा पॉइंट विडो योग का। तलाक योग होता है या नहीं है? मैंने देखा 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 4th हाउस गिव्स यू द विडो योगा, विडो योग दे देता है, जबकि दिस इज अ राज योगा एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है। फॉर द फीमेल आई एम टेलिंग जुपिटर सिटिंग इन द 8th हाउस इज अ विडो योगा। मेरी पीछे अभी जो कोर्स खत्म हुआ प्रश्न कुंडली उसमें कंफर्म किया था, मैंने पूछा था, मैंने बोला मत शेयर करो, टेक्निक हर कोर्स की अपनी होती है। क्लियर है? फिर क्या होता है, तलाक का कारक एक ही ग्रह है भैया, वो याद रखो, केतु महाराज है। ये तलाक के केतु नाड़ी में कहते हैं लॉ, केतु को लॉ बोला जाता है, केतु को ऑब्स्टेकल बोला जाता है। केतु इज द कारक ऑफ सेपरेशन। अब किसी लोगों की ना विधि विधान से शादी हुई है नहीं हुई कैसे जानेंगे? पता है वो 9th हाउस होता है। मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने कहा चलो शेयर करूं। 9th हाउस होता है विधि विधान से विवाह होना, जो आपकी परंपरा उस परंपरा के अनुसार होना। अब हुआ क्या कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वास्तु भी डाला है, वास्तु भी दे रहा हूं इसमें एज ए गिफ्ट थोड़ा सा। सपोज आपकी दशा भी है फेवरेबल, आपका ट्रांजिट भी फेवरेबल है, और कई ज्योतिषियों ने आपको रेमेडी भी कर दी, वो भी सिलबट्टा घिस रहे हैं, आप रेमेडी भी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग मैरी और अनेबल टू मैरी योर डॉटर। रीजन बिहाइंड, बिकॉज बिटिया का बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट में चला गया। साउथ वेस्ट इज अ स्टेबिलिटी बाबा। बिटिया को इसके ओपोजिट जाना है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट इज अ मूवमेंट। ये क्या कर दिया? हाँ, लड़का अगर साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत नहीं, उसने शादी के बाद घर पर ही रहना है, ब्याह ब्याह करके बाहर थोड़ी जाना है। कन्या को जो है वो साउथ वेस्ट रूम में नहीं सोना, या उसका साउथ वेस्ट वॉल की तरफ बेड नहीं होना चाहिए, है तो शादी में दिक्कत कर देगा। अब लोग क्या क्वेश्चन आता है कि जी हमको ना अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही या रिश्ते नहीं आ रहे। सी यू यार नॉर्थ साइड यार,
नॉर्थ डायरेक्शन चेक करो, वहां कहीं दोष है तो रिश्ते नहीं आएंगे, बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन एज पर द महावास्तु अपॉर्चुनिटीज का है। और मान लीजिए रिश्ता आ गया, बाद में कहीं आपका ईस्ट डायरेक्शन खराब हो गया, ईस्ट, तो इट विल क्रिएट अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन द फैमिली। अब जैसे एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको, सी यहां पर केतु है और शुक्र है, सपोज रिश्ता टूट गया, रिश्ता किसने तोड़ा? देखो सी को किसने तोड़ा? मेरा कल वो शुरू हो रहा है ना, उसमें मैं सिखाता हूं भाव बोधक कुंडली, भाव बोधक कुंडली। ये मेरे पापा का हाउस है, ये आने वाली वाइफ के पापा का हाउस है, तो उसके फादर ने बोला नहीं मैं नहीं शादी करूंगा अपनी बेटी की। ये उसके पापा का हाउस है थर्ड, अब मेरा हाउस नाइन्थ है, ये उसका नाइन्थ बना बाबा। रिश्ता किसने तोड़ने की बात शुरू की? बिटिया के पापा ने की। समझ में आया? फिर क्या होता है हमारे यहाँ ना, एक पहले परंपरा थी, आज तो आधार कार्ड बन गया, परंपरा गई खत्म। गरुड़ है, बिड़ाल है, सर्प है। एक सेकंड, लिखने में थोड़ा मेरे को कष्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों लिंक नहीं बनता, इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अपने नाम राशि से दूसरे नाम राशि का क्या लिंक है? तो पहले जमाने में क्या होता था ना, पंडित जी कहते थे कन्या का नाम ना रेखा से सीमा कर दो, सीमा से नीना कर दो, तो विवाह अच्छा चलेगा। तो लोग ऐसे करा करते थे, वो नाम राशि का संबंध देख लेते। किसमें? गरुड़, बिड़ाल, सिंह, श्वान, सर्प, मूषक, हिरण, मेंढक। तो वो देखते थे कौन किससे मेल खा रहा है नाम से। अगर मेल नहीं खा रहा है तो दिक्कत आएगी। अब मैं एक थोड़ा, जबकि इस कोर्स में का हिस्सा नहीं है, फिर भी मैं एक गिफ्ट दे रहा हूं। द पर्सन इज बोर्न ऑन 17th, 8 नंबर आया, married to a girl who is born on 10th, डिवोर्स पक्का है। कारण ये शनि देव है, ये सूर्य देव है, बन ही नहीं सकती, बन कैसे जाएगी? फिर क्या है, आगे चलते हैं, छोटा सा पॉइंट रह गया। क्लास हमारी मंडे को स्टार्ट होगा 9:30 से लेकर 10:30 बजे का टाइम है। जबकि मेरा प्रश्न कुंडली, जो लोग अभी इस क्लास में भी होंगे उन्होंने किया, 11 बजे से पहले कभी क्लास खत्म नहीं हुआ, 11 सवा 11 बज जाते। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कितना दे सकता हूँ। डेली बेसिस पे क्लास होगी, 5 डे का कोर्स है, ठीक है। और आपको यूट्यूब मिलेगी, जो अभी आप यूट्यूब जो देखेंगे डेमो का ऑन यूट्यूब के ऊपर, सेम उसी टाइप में आपको मिलेगी। फी इसका मैंने रखा हुआ है 3101 रुपया रखा हुआ है। इसमें कई तरह की डिफरेंट टेक्निक जो है आपको शेयर की जाएंगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको वो दे सकूं जो आप उम्मीद करके आए हैं उससे ज्यादा मिल जाए, उससे कम नहीं, जो उम्मीद करके आए हैं उससे ज्यादा मिले। ये है, मंडे को क्लास स्टार्ट होगी, फ्राइडे तक चलेगी, और 5 डे का कोर्स है, ये सिंपल सा है। अब मैं अलाउ कर रहा हूँ, कोई पूछना चाहे, किसी का कोई क्वेरीज वगैरह है। अनम्यूट योरसेल्फ मोनिका, कम अप विद द। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू बेटा। सर एक चीज पूछना चाह रही थी, हमें अगर नक्षत्रों का नॉलेज नहीं है तो क्या हम एलिजिबल होंगे करने के लिए? अरे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कौन सा सर आपको बेसिक का सिलबट्टा तो की नॉलेज है बट नक्षत्रों का नॉलेज नहीं कोई है। जरूरत ही नहीं है। अब वो जन्म नक्षत्र तो सभी को पता होता है, बस उतने तक ही जानना है, उससे ज्यादा क्या करना ठीक है है जान के। सर, इसमें D9 भी बताएंगे आप? भैया ये मैरिज का है, इसमें पता नहीं बहुत रूप के यक्के पता लगेंगे, D9 को छोड़ दो, वो तो छोटी चीज हुई। ठीक आप है। समझे? D9 तो एक सिंपल पार्ट हुआ। D9 के अलावा कितनी चीजें हैं, मैं आधा से ज्यादा तो यहाँ नाड़ी पढ़ा चुका हूँ। वो मैं जी बोल रहा हूँ तो पता लग रहा है, ना बोलूं तो पता ही लगेगा। जिनको जी नाड़ी सर, आती है उनको आपने पता लग बताया गया। तो पता लगा, वो तो हमें नॉलेज हाँ, नहीं है तो जिनको सर नहीं पता पता नहीं उनको होता। बताता हूँ तो पता लगता है।
जी सर। और जिनको नाड़ी पता है वो पता है। तो मैंने नाड़ी भी मिक्सचर कर रखा है। तो मैंने लाल किताब भी बताया ना, सूर्य शनि इकट्ठे हैं, तो लाल किताब कहती है स्त्री सुख नहीं। सिर्फ D9 तक नहीं मत सोचो, D9 केवल शादी के लिए नहीं होता, फॉर ऑल प्रॉब्लम्स होता है। ये भी डिफरेंस जी सर, याद आपने रखना। बताया है वो कि आत्मा वही है तो। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई श्रद्धा हो तो। चलिए ठीक है। Have a good day, good night to all of you. We are going to start on Monday sharp at 9:30. Those who are interested to enroll themselves, they can enroll and welcome in that class. I'll try my best to give you as per your desire, more than your desire. जो सोच के आए हैं उससे डबल मिलता है। जिन लोगों ने मेरा प्रश्न कुंडली किया है उनको मालूम है 1 घंटे की क्लास बोली गई है, 11 बजे से पहले कभी खत्म ही नहीं हुई। और जब 11:20 हो जाते थे मैं हाथ जोड़ता था, मेरी जान बख्श दो। ठीक है, चलिए, हैव ए गुड डे।